Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम के हम अंदर जाएंगे आज, क्योंकि इससे पहले हम पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई 3 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे हम एक टॉपिक के डीप में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, यदि आपने सिलेबस डाउनलोड किया है तो आप इसे देखिए। ठीक है, यदि आप नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है और कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सूक्ष्म के बारे में हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, और इसके बाद हम जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ ना लें। क्योंकि यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म के बारे में। तब आगे हम यहाँ पे आएंगे सूक्ष्म के अंतर्गत ये टॉपिक जो दिए गए पहला ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध तरीके से जब हम चलेंगे तो हम जो सामान्य जीव विज्ञान है, ठीक है, जो सामान्य जीव विज्ञान है, इसके टॉपिक्स को हम बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे। क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा तो आप भी इसे अच्छे से कैप्चर करेंगे और एक फ्लो में जब चलती है चीज़ें तो आसानी से समझ में आती है और आसानी से याद भी रहती है। तो वर्गीकरण के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे, फिर हम सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि पढ़ेंगे, फिर बाद में सेल पढ़ने वाले हैं। सेल में बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है और इस प्रकार से ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और जो टॉपिक्स आने वाले हैं मैं आपको लेक्चर से पहले बता दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम अब जीवन की उत्पत्ति का टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं सरकार 10, और जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करके इन फ्री प्लान्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनअकैडमी से जो फ्री प्लान है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्री प्लान का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 500 ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस होती है हर हफ्ते में और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहते हैं। नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो एमपी के हैं। और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद इसका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और जो फ्री लाइव क्लास है इसमें 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जा रहा है, एमपी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पे हो रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसको देना होता है। और मंडे टू सैटरडे ये चलती है 8 बजे डेली। और यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया जाता है ये टेस्ट के बाद जो टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा। टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, अब आप इन टॉप एजुकेटर्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लूसेंट सीरीज चल रही है जो कि एमपीपीएससी प्री का एग्जाम, आप इसमें इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एमपी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है और 10 से लेकर 20 दिसंबर तक जेल प्रहरी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे चल रही है अनअकैडमी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वगैरह की। और यहाँ पे फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी सब इंस्पेक्टर यानी एमपी एसआई की। और पेपर एनालिसिस कराया जाएगा एवरी टेस्ट के बाद, यानी हर पेपर के बाद यहाँ पे पेपर एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और आप फ्री मिनी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं जो कि जेल प्रहरी और अन्य एग्जाम से यहाँ पे संबंधित है, जो कि एमपी और व्यापम से संबंधित है। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप यहाँ पे चूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित गोल, आपका जो गोल है। और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक प्रोमो कोड मिलेगा, प्रोमो कोड डालने को आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, सरकार 10। ठीक है, तो इस प्रोमो कोड के बाद ही आप इस फ्री कोर्स यानी फ्री प्लान को आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। जिन टॉपिक को शुरू करना है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, द बिग बैंग थ्योरी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। ठीक है, जिससे जो अभी आधुनिक सिद्धांत है कि किस प्रकार जीवन उत्पन्न हुआ, ये उसके बारे में पढ़ेंगे। द बिग बैंग थ्योरी, पृथ्वी का इतिहास पढ़ेंगे, अजीवी महाकल्प में भूपटल के निर्माण के काल में और अजीवी महाकल्प में भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक के काल में।
ठीक है। और यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पे संबंधित प्रमुख सिद्धांत हम देखेंगे, जैसे स्वतः जननवाद का सिद्धांत यहाँ पे है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। और इसके अंतर्गत जैन बैप्टिस्ट वॉन हेलमोंट के प्रयोग हम देखेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट ऑफ जैन बैप्टिस्ट वॉन हेलमोंट, फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग हम इसमें देखने वाले हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जीव जननवाद यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके बाद ब्रह्मांडवाद यानी कॉस्मोजोइक्स थ्योरी, रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद यानी थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस और मटेरियलिज्म थ्योरी। ये 4 सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले। इसके अंतर्गत फिर बाद में हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में, मिलर उरे प्रयोग यानी मिलर उरे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ऑक्सीजन की क्रांति, ऑक्सीजन किस प्रकार से ब्रह्मांड में आई उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाली, ऑक्सीजन क्रांति किस प्रकार से आई। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अभी जब हम ये वीडियो खत्म होगा तब तक। टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन से पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से चलते चलते फिर पृथ्वी बनी। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति को समझना हमें बहुत ही आवश्यक है जीवन की उत्पत्ति समझने से पहले। प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं तक सभी ने भिन्न भिन्न ढंग से अनंत ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं एवं मान्यताएं प्रस्तुत की। ठीक है, सभी धर्मों ने अपने अपने अनुसार ये ब्रह्मांड किस प्रकार बना है, उनके मतलब धर्म के अनुसार जो भी मान्यताएं थी उसके अनुसार बताया किस भगवान या फिर किस गॉड या फिर जिस भी ईश्वर ने ये सब बनाया है उनके बारे में इन्होंने बताया धर्म के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इन सभी संकल्पनाओं एवं मान्यताओं ने धार्मिक आस्था एवं विश्वास का अतिरेक था, यानी धार्मिक आस्था और विश्वास के अंतर्गत ये धारणाएं थी वो दी गई थी। और इसमें तार्किकता, इसमें कमी किसकी थी, तार्किकता की कमी थी एवं वैज्ञानिकता का अभाव था, यानी साइंटिफिक तरीके से ये सारी चीजें इन जो रिलीजन है विभिन्न जो धर्म है उनमें ये नहीं बताई गई। तो उनमें जो तार्किकता और वैज्ञानिक अभाव कारण ये सारी जो थ्योरीज थी उसको हमने साइड में रख दिया, और उसके बाद जो वैज्ञानिक तरीके से जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो हमने देखना शुरू किया। दी बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में आधुनिक एवं सर्वाधिक स्वीकृत वैज्ञानिक संकल्पना है ये महाविस्फोट सिद्धांत। दी बिग बैंग थ्योरी अभी तक की सबसे मानी गई थ्योरी है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक पिंड में समाहित था। एक पिंड था जिसका नाम था क्या, सिंगुलैरिटी नाम था उस पिंड का। ठीक है, इस पिंड का नाम क्या था, सिंगुलैरिटी, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ इसमें समाहित था। इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ, इसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसमें महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके बाद उत्पत्ति के समय से ही ब्रह्मांड का विकास एवं विस्तार की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो बिग बैंग थ्योरी सबसे जानी मानी थ्योरी है और वैज्ञानिकों द्वारा इसे भी माना गया है। ठीक है, इसके प्रमाण यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं। और यहाँ पे जैसे ये विस्फोट हुआ, यहाँ पे देखिए विस्फोट हुआ तो विस्फोट में बहुत सारी चीजें बनी। यहाँ पे ब्रह्मांड में फिर बहुत सारी चीजें बनी, आकाशगंगाएं, सौरमंडल, ठीक है, तारे, फिर ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीजें, फिर क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनी। ठीक है, और उल्का पिंड वगैरह बहुत सारी चीजें बनी। तो इस प्रकार ये ब्रह्मांड का विकास एवं विस्तार लगातार अभी भी जारी है। ये प्रक्रिया है अभी भी जारी है। ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया में ही आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में क्या क्या है, सूर्य है, सूर्य के फिर ग्रह है, ठीक है, उपग्रह है, ये सारी चीजें हैं ग्रह में। यहाँ पे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सारे ग्रह हैं। और उपग्रह में सभी मतलब जो अधिकांश जो ग्रह है उनके अपने अपने उपग्रह है, फिर क्षुद्र ग्रह वगैरह है, ये सारे सौरमंडल के अंतर्गत है। ठीक है, तथा पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ पे हुई। समय के साथ पृथ्वी जीवन के अनुकूल हुई और इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई एवं उनका क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से ये सारी चीजें बनी। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। ठीक है, अभी इसके अलावा और किसी ग्रह में जीवन नहीं है, अभी खोज की जा रही है पर यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है कोई ग्रह।
पृथ्वी का इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे अजीवी महाकाल यानी एजोइकेरा और जीवी महाकाल यानी ज़ोइकेरा के अंतर्गत। ठीक है, भूपटल के निर्माण का काल और यहाँ भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक का काल। भूपटल यानी यहाँ पे देखिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना या फिर रचना के अंतर्गत ये वाला एरिया होता है, ये वाला भूपटल। ठीक है, इसके निर्माण के काल और यहाँ पे भूपटल के निर्माण काल के पश्चात का काल हम देखेंगे। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख सिद्धांत। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है और उसके अंतर्गत 4 सिद्धांत यहाँ पे दिए गए, स्वतः जननवाद, जीव जननवाद, ब्रह्मांडवाद और यहाँ पे रासायनिक संश्लेषण अथवा पदार्थवाद। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई। तो पहले हम देखते हैं कि ये सवाल है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही कि किस प्रकार हमारा जीवन उत्पन्न हुआ है। ठीक है, बहुत समय पहले से ही ये जिज्ञासा और ये प्रश्न उठ रहा है कि हमारे जो जीवन है उसका उत्पन्न होना किस प्रकार से हुआ और कैसी चीजें हुई होगी। ये सारी चीजें अभी भी हम जिज्ञासा में रहते हैं। प्राचीन काल से अब तक विभिन्न संकल्पनाएं एवं विचार प्रस्तुत किए गए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। बहुत सारे अभी तक संकल्पनाएं दी गई है। ठीक है, उस समय से लेके अभी तक बहुत सारी जो संकल्पनाएं हैं वो प्रस्तुत की जा चुकी है। इनमें से कुछ संकल्पनाएं एक सीमा तक वैज्ञानिक रूप में से जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझाने में सफल रही है। ठीक है, कुछ संकल्पना ऐसी है जो सफल है और तथा कुछ ऐसी है जो असफल रही है। ऐसी प्रमुख संकल्पनाएं एवं सिद्धांत हम अभी पढ़ने वाले हैं जो कि निम्नवाद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वतः जननवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। इसके अंतर्गत क्या है, यह एक प्राचीन संकल्पना है जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इसका सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार या फिर ये किस पे बेस्ड है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये हुए सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों संभव हुई है, ऐसा ये कहता है स्वतः जननवाद का सिद्धांत। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में। प्राचीन यूनान दार्शनिक एवं विद्वान अरस्तु भी स्वतः जननवाद के समर्थक थे। उस टाइम वैज्ञानिक अरस्तु जी थे, महान वैज्ञानिक अरस्तु, वो भी स्वतः जननवाद के पक्ष में थे। स्वतः जननवाद के समर्थकों का मानना था कि धूल से मक्खियां, देखिए यहाँ पे देखना है क्या चीजें यहाँ पे बन रही। धूल से मक्खियां, ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ एवं बालू से मछलियां स्वतः उत्पन्न हुई। ये सारी चीजें हुई। ठीक है, पहले का वो धूल से मक्खियां, ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ एवं बालू से मछलियां स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये स्वतः जननवाद के अंतर्गत ये बताया गया था। यद्यपि ये वर्तमान समय में यह संकल्पना हास्यास्पद प्रतीत होती है, यानी इस पर हंसी आती है, परंतु इसका महत्व इस तथ्य में है कि लगभग 2000 वर्षों तक यह संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के वाद विवाद के केंद्र में रही और इसका समर्थन एवं विरोध में अनेक प्रयोग भी किए गए स्वतः जननवाद के सिद्धांत के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए जैन बैप्टिस्ट वॉन हेलमंट ने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जैन बैप्टिस्ट एंड यहाँ पे वैन हेलमंट। इनके प्रयोग में इन्होंने क्या किया, स्वतः जननवाद के समर्थन में 2 प्रयोग दिए और 1580 से 1664 तक ये थे और इन्होंने इसके समर्थन में अपने प्रयोग दिए। तो एक प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि पसीने से भीगा कपड़ा, ठीक है, पसीने से भीगा कपड़ा तथा गेहूं की बालियां को एक साथ रखने पर 21 दिनों में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इन्होंने ऐसा बताया। ये उस टाइम की बात हो रही, ठीक है, जब स्वतः जननवाद का सिद्धांत प्रचलन में था और इससे संबंधित जो संकल्पनाएं थी, जो प्रयोग थे, वो दिए जा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, भीगा कपड़ा लिया, पसीने से भीगा कपड़ा और किसी चीज नहीं, पसीने से भीगा कपड़ा यहाँ पे लिया था गेहूं की बालियों के साथ रखने पर 21 दिनों में चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। दूसरे प्रयोग में उन्होंने दर्शाया कि 2 ईंटों के बीच तुलसी या बेसिल जिसे बोलते हैं, बेसिल रखकर उन्हें धूप में रखने पर उनमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रयोग इन्होंने दिए, 2 प्रयोग दिए। पहला दिया कि यहाँ पे चूहे उत्पन्न हो रहे हैं 21 दिनों में भीगे कपड़े में गेहूं की बालियां एक साथ रखने में, और दूसरा है ईंटों के बीच में तुलसी या फिर बेसिल इसको बोलते हैं, उसको रखकर धूप में रखने में उसमें बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। इनके समर्थन में ये 2 प्रयोग यहाँ पे दिए गए। अगला प्रयोग यहाँ पे है फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रांसिस्को रेडी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसने क्या किया, इसने
जो पहला जो सिद्धांत है स्वतः जननवाद का सिद्धांत, उसको यहाँ पे खंडन करते हुए ये अपने एक्सपेरिमेंट दिए। फ्रांसिस्को रेडी जो 1626 से 1697 तक थे, इन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से स्वतः जननवाद के सिद्धांत का खंडन किया। जैसा कि मैंने बताया, इसका इन्होंने खंडन किया। रेडी ने 3 बोतलों में जंतु का उबला हुआ मांस रखा। 3 बोतलें इन्होंने लिए अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्रारंभिक अवस्था में ये बोतलें, ठीक है, ये 3 इतनी बोतलें, और उनमें से एक बोतल को कॉर्क, ये देखिए ये वाली कॉर्क से, और एक को बंद कपड़े से यहाँ बंद किया, परंतु एक बोतल को खुला छोड़ दिया। इस वाले बोतल को यहाँ पे खुला छोड़ दिया। यहाँ पे 3 बोतल यहाँ पे दी गई, कॉर्क से बंद किया, कपड़े से बंद किया और एक को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे खुले मुंह वाली बोतल में कीड़े उत्पन्न हो गए। खुले मुंह वाली यानी जो ये वाली जो बोतल है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में इसमें क्या कीड़े उत्पन्न हो गए, तथा जो बंद कपड़े से ढकी गई यानी कपड़े से बंद की गई बोतल के ऊपर भी कीट उत्पन्न हुए। कपड़े से बंद जो बोतल, इसमें कीट उत्पन्न हो गए, ठीक है, के ऊपर भी कीट उत्पन्न हुए। लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, वे जीवित नहीं रह पाए। यहाँ पे उत्पन्न हुए और जीवित रहे, और यहाँ पे उत्पन्न हुए कपड़े से ढके है उसमें उत्पन्न हुए, लेकिन वो जीवित नहीं रह पाए। इन दोनों के विपरीत क्या हुआ, इसमें तो उत्पन्न हुए और जीवित भी रहे, इसमें उत्पन्न हुए और जीवित नहीं रह पाए। लेकिन इन दोनों के विपरीत जो तीसरा वाला जो था, जो कॉर्क से ढका हुआ था, कॉर्क से बंद की गई बोतल में कोई कीट उत्पन्न नहीं हुआ। इस वाले में कोई कीट उत्पन्न, ये देखिए यहाँ पे ये कीट उत्पन्न हुए, यहाँ पे भी हुए, इस वाले कंडीशन में भी हुए, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं हुए, ठीक है, इस वाले में नहीं हुए। यहाँ पे कुछ मक्खियाँ आई, उसके अंतर्गत यहाँ पे जो क्रिया हुई उससे यहाँ पे ये कीट उत्पन्न हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये जो एक्सपेरिमेंट है उससे ये निष्कर्ष निकला कि मांस से लार्वा यानी कीट स्वयं उत्पन्न नहीं होते, बल्कि ये मक्खियाँ जब मांस पर अंडे देती है, ये मक्खियाँ यहाँ पे आई, मांस पर अंडे दी, तभी ऐसा संभव हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे जब इन्होंने ऐसा खुला रखा था तो यहाँ पे मक्खियाँ आई, तो यहाँ मक्खियाँ ने यहाँ पे क्या मांस में अंडे दी, तब जाके ऐसा संभव हो पाया। बाकी यदि ये ऐसा ही रहेगा, यदि पैक्ड रहेगा तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये खंडन किया इन्होंने किसका, स्वतः जननवाद के सिद्धांत का, फ्रांसिस्को रेडी के प्रयोग ने, एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है। तो ये था इसके खंडन का सिद्धांत। इसके बाद आया जीव जननवाद यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ, ठीक है। जो पहला जो आया था स्वतः जननवाद, उसके विरोध में विकसित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है, किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं, ऐसा इसने कहा, ठीक है। जीव जननवाद या फिर जीवोत्पत्तिवादी से बोलेंगे। इसमें क्या कहा गया कि किसी निर्जीव सजीव की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई, यानी सजीव से ही सजीव की उत्पत्ति हुई है। यह संकल्पना वर्ष 1858 में रुडोल्फ विर्चो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कौन से वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चो। वर्ष 1864 में लुई पाश्चर ने हंस की गर्दन यानी स्वान नेक, यहाँ पे देखिए ये स्वान नेक, इस प्रकार से स्वान नेक रहती है, स्वान नेक, ठीक है। स्वान नेक के आकृति वाले फ्लास्क, ये फ्लास्क है, इसका निर्माण किया। इन फ्लास्कों में वायु तो प्रवेश कर सकती थी, परंतु धूल, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसको इस प्रकार बनाया गया था, यहाँ पे देखिए इस प्रकार ये बनाया गया था, यहाँ पे कि इसमें वायु तो प्रवेश कर जाएगी, लेकिन क्या क्या प्रवेश नहीं कर पाएंगे, धूल, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ आगे, लुई पाश्चर ने मांस के शोरबे यानी बीफ ब्रोथ को उबाल कर उसे जीवाणु रहित यानी स्टरलाइज किया, जीवाणु रहित उसे बनाया, तथा इसे हंस की गर्दन की आकृति वाले कुछ फ्लास्क में रख दिया। ये फ्लास्क इस प्रकार से उसने रख दिया। पाश्चर ने कुछ फ्लास्कों का मुंह बंद कर दिया तथा कुछ फ्लास्कों को खुला छोड़ दिया, ठीक है। जहां से हवा जा सकती थी उसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, और जहां से हवा जा सकती उसमें से कुछ फ्लास्क को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों पश्चात फ्लास्कों का परीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि जो फ्लास्क बंद थे, जो बंद वाले फ्लास्क थे, जो बंद थे, एक था बंद और एक था खुला, ठीक है। जो बंद वाले फ्लास्क थे उनमें सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं हुई, बंद वाले में उत्पत्ति नहीं हुई, परंतु जो फ्लास्क खुले थे उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो गई।
जो खुले फ्लास्क थे उनमें हो गई और जो बंद था फ्लास्क उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई। इस प्रयोग से क्या हुआ? इस प्रयोग से लुई पाश्चर ने निष्कर्ष निकाला कि सजीवों की उत्पत्ति केवल सजीवों से ही संभव है, निर्जीवों से नहीं। ठीक है, सजीव की उत्पत्ति किससे संभव? केवल सजीव से संभव है, निर्जीवों से नहीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य प्रयोग से भी यह सिद्ध किया कि वायु जीवों की वृद्धि नहीं करती है, वायु जो है जीवों की वृद्धि नहीं करती। तो इस प्रकार इन्होंने ये अपने जीव जननवाद का सिद्धांत यहाँ पे दिया, इसके सपोर्ट में ये सिद्धांत दिया। ठीक है, अगला है ब्रह्मांडवाद यानी कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये इसके बाद आई जीव जननवाद के बाद ये थ्योरी आई। जीव की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक रिक्टर ने वर्ष 1865 में ब्रह्मांडवाद प्रस्तुत किया, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया इसने। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि ये ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से साधारण कणों एवं बीजाणुओं, स्पोर्स और जर्म के रूप में पृथ्वी पर आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो जीवों की उत्पत्ति हुई पृथ्वी में किस प्रकार हुई? दूसरे ग्रह से आए, ऐसा बताया गया। ठीक है, यहाँ पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आए, ऐसा इसने बताया। और ये कहाँ से है? ये ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से आए, अन्य ग्रहों से साधारण कणों एवं बीजाणु यानी स्पोर और जर्म के रूप में पृथ्वी पर आए, ऐसा इन्होंने कहा। और वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज ने वर्ष 1884 में अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर गिरते उल्कापिंडों के साथ जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पहुंचे। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री आर्हेनियस ने वर्ष 1980 में यह विचार प्रस्तुत किया कि जीव संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव व्याप्त है तथा उनके बीजाणु एक स्थान से अन्य स्थान तक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री आर्हेनियस ने 1980 में। ठीक है, ये विचार इन्होंने प्रस्तुत किया। अगली थ्योरी है, अगला सिद्धांत है रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत अथवा पदार्थवाद, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस और मटेरियलिज्म थ्योरी। जीव की उत्पत्ति के विषय में यह परिकल्पना रूसी जैव रसायनविद यानी बायोकेमिस्ट AI ओपेरिन यानी अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन ने 1924 में प्रस्तुत की। वर्ष है 1924। द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक में ओपेरिन ने मत व्यक्त किया कि जीवन की उत्पत्ति, बुक कौन सी थी? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें उन्होंने ये मत अपना व्यक्त किया कि जीवन की उत्पत्ति मूल अथवा आदि रस यानी प्रीमॉर्डियल सूप है। ठीक है, सोप नहीं, सूप है, सोप SOAP होता है, ये सूप है, में कार्बन आधारित अणुओं के क्रमिक रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप हुई। लगभग इसी समय एक अन्य ब्रिटिश जीव विज्ञानी JBS हाल्डेन ने भी ओपेरिन के पदार्थवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि इसी के समान एक जो सिद्धांत इनने प्रस्तुत किया। कौन से वैज्ञानिक थे? S हाल्डेन ने। इसलिए इस संकल्पना को सामान्यतः ओपेरिन हाल्डेन संकल्पना भी कहा जाता है। ओपेरिन हाल्डेन संकल्पना। इस संकल्पना के प्रमुख बिंदु हैं जो निम्नवत है, हम देखेंगे इसके बारे में। पृथ्वी का वातावरण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में अपचायक यानी रिड्यूसिंग था। इसमें ऋण आवेशों का आधिक्य था, इंटेंसिफिकेशन था तथा मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी। यहाँ पे मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी, मुक्त ऑक्सीजन जो थी वो यहाँ पे नहीं थी। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के किसी बाह्य स्रोत, परावैंगनिक प्रकाश अथवा तड़ित की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का संश्लेषण हुआ। किसके उपस्थिति में? यहाँ पे क्या बताया गया है? बाह्य स्रोत जैसे परावैंगनी प्रकाश यानी UV रेस या फिर अथवा तड़ित की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण हुआ यानी इसका निर्माण हुआ। सरल कार्बनिक यौगिकों के मध्य अभिक्रियाओं की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ, जैसे अमीनो अम्ल। ठीक, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं फिर प्रोटीन। ठीक है, अमीनो अम्ल, फिर वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा, प्यूरिन्स आदि, इनका निर्माण हुआ। चूंकि जीव द्रव के निर्माण में इन कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ये यौगिक जीवन की उत्पत्ति का आधार बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यौगिक
क्या बने, जीवन की उत्पत्ति का आधार बने। कौन कौन से यहाँ पे देखिए, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, मीथेन, शर्करा और प्यूरिन्स। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के संयोजन से इन यौगिकों के बहुलकों का निर्माण हुआ, जैसे शर्करा से मंड। ठीक है, शर्करा से क्या हुआ, मंड। ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन ये है जंतु में ऊर्जा संग्रहण यहाँ पे होता है, मतलब जिस रूप में होता है वो है ग्लाइकोजन। जिस रूप में होता है ये होता है लिवर में, जंतु में होता है लिवर में, मानव की बात करें तो ये होता है लिवर में। ठीक है, यकृत में। यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कब, जब हमारे शरीर में भोजन नहीं होता है। ठीक है, उस टाइम पे ये संचित ऊर्जा का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई अनशन में बैठे हो, मान लीजिए अन्ना हजारे जी अनशन में बैठे या फिर कोई भी अनशन में बैठे हैं। ठीक है, तो वो लंबे दिनों तक बैठते हैं, तो उनके शरीर में एनर्जी कहाँ से आती है, उनके शरीर में एनर्जी आती है ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन से उनके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने बताया। आगे देखेंगे सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन व सेल्यूलोज से पॉलीसेकेराइड्स व वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से वसा का निर्माण हुआ। ग्लिसरॉल से किसका निर्माण हुआ, वसा का। ठीक है, अमीनो अम्ल प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ। किसकी परस्पर अभिक्रिया से, अमीनो अम्ल, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों की परस्पर अभिक्रिया से न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोप्रोटीन में स्वतः द्विगुणन यानी सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होता है, यानी खुद अपने जैसी आकृतियों बना लेते हैं। ठीक है, स्वतः द्विगुणन, अपने जैसी दूसरी आकृतियों बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनसे नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के समान प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई, नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के समान प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे ये प्रारंभिक जीव प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन मुक्त हुई, यानी O2 मुक्त हुई। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से। इसके साथ ही वायुमंडल में उपस्थित मीथेन यानी CH4, अमोनिया NH3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2 व जल H2O का निर्माण हुआ। हॉल्डेन के अनुसार प्रारंभिक जलीय वातावरण अथवा आदि सागर यानी प्रीमॉर्डियल सी ने एक वृहद रासायनिक प्रयोगशाला केमिकल लेबोरेटरी के रूप में कार्य किया, जिसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हो रही थी। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। वातावरण ऑक्सीजन से मुक्त था और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, अमोनिया NH3 और परावैंगनिक किरणें UV रेस के संयोजन से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण यहाँ पे हुआ। और धीरे धीरे आदि सागर एक गर्म सांद्र सूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें कार्बनिक एकलकों ऑर्गेनिक मोनोमर्स एवं बहुलकों का घनत्व बढ़ता गया। ठीक है, इस प्रकार से कार्बनिक एकलक जो थे, जैसे अमीनो अम्ल वगैरह थे जिससे प्रोटीन वगैरह बनते हैं, और यहाँ पे एकलक ये है और ये बहुलक है, तो इस प्रकार इनका जो घनत्व है वो बढ़ता गया, यानी ये इनकी संख्या में वृद्धि होती गई और एक जगह में बहुत सारे होते गए। ठीक है, इस प्रकार इनके घनत्व बढ़ता गया। हाल्डेन ने संकल्पना की कि एकलकों एवं बहुलकों के समूह में लिपिड झिल्ली यानी लिपिड मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ। और ये लिपिड झिल्ली यानी ये जैव झिल्ली अक्सर क्या करती है, लिपिड द्विपरत यानी लिपिड बायलेयर की बनी होती है, जिसमें कुछ प्रोटीन स्थायी या अस्थायी रूप से जुड़े या धंसे हुए होते हैं, और जिनका प्रयोग झिल्ली के आर पार संचार और रसायनों व आयनों की आवाजाही के लिए किया जाता है। जो लिपिड झिल्ली होती है इसका निर्माण हुआ, तथा बाद के विकास के क्रम में प्रथम जीवित कोशिकाओं यानी लिविंग सेल्स को जन्म दिया। इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पे हुई। आगे हम देखेंगे लिपिड के बारे में। लिपिड, कार्बन C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O, CHO अलग अलग है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ना बोल देना आप, CHO सॉरी अलग अलग ही बोलता हूँ इसको मिक्स नहीं करना। CHO बोलेंगे तो एल्डिहाइड के फॉर्म में आ जाएगा। C कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित वह पदार्थ है जो जल में अविलय यानी इनसॉल्यूबल है, जल में घुलता नहीं है अर्थात अघुलनशील है, एवं अल्कोहल, ईथर एवं क्लोरोफॉर्म में विलय यानी सॉल्यूबल होता है। ये जो लिपिड है उसकी बात हो रही है, ये यहाँ पे सॉल्यूबल होता है। लिपिड सजीव कोशिकाओं का महत्वपूर्ण तत्व है। लिपिड क्या है, सजीव कोशिकाओं का महत्वपूर्ण तत्व है। लिपिड्स के अंतर्गत वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स, ऑयल तेल, मोम या वैक्स से बोलेंगे, स्टेरॉल एवं ट्राइग्लिसराइड को सम्मिलित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड्स पादप एवं जंतु कोशिकाओं के प्रमुख संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये लिपिड के बारे में हमने यहाँ पे देखा।
मिलर उरे के प्रयोग, मिलर उरे एक्सपेरिमेंट्स के अंतर्गत हम देखते हैं वर्ष 1953 में हेरोल्ड उरे तथा उनके शिष्य स्टैनले मिलर ने ओपेरिन हाल्डेन संकल्पना के परीक्षण के लिए कुछ प्रयोग किए। ओपेरिन हाल्डेन इससे पहले हमने जो डिस्कस किया उसके परीक्षण के लिए कुछ प्रयोग यहाँ पे किया, ठीक है। उन्होंने एक फ्लास्क में जल, मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस लेकर पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण की समान स्थितियां उत्पन्न की। किस क्या क्या लिखा वहां पे? जल, एक फ्लास्क लिया उन्होंने, उसमें जल लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन गैस लेकर पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण के समान स्थिति उत्पन्न की तथा उसमें विद्युत धारा के लगातार प्रवाह से उच्च ऊर्जा प्रवाहित की। विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित की और यहाँ पे उच्च ऊर्जा यहाँ पे उन्होंने दी, उच्च ऊर्जा का यहाँ पे प्रभाव किया, ठीक है। एक सप्ताह बाद मिलर ने पाया कि फ्लास्क में उपस्थित, यहाँ पे चित्र ने डाला मैंने, कोई दिक्कत नहीं, चित्र यहाँ पर डालना भूल गया, आप देख सकते हैं इसे। हालांकि यहाँ पे चित्र वगैरह नहीं भी हो तो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए एक फ्लास्क की तो है, फ्लास्क में तो डाला उन्होंने, ठीक है। एक फ्लास्क है, फ्लास्क में जल लिया, जल, मीथेन, यहाँ पे H2O लिया, यहाँ पे मीथेन लिया, ठीक है, मीथेन वगैरह लिया, अमोनिया लिया, NH3, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिए और उसमें क्या किया? विद्युत धारा का प्रभाव किया। यहाँ पे इस प्रकार ये दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, विद्युत धारा किस प्रकार प्रभावित होगी? एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, यहाँ पे विद्युत धारा यहाँ पे प्रभावित हुई, ठीक है। इस प्रकार ये सेटअप उनका रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से। एक सप्ताह बाद मिलर ने पाया कि फ्लास्क में उपस्थित अधिकांश अमोनिया एवं मीथेन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपभोग यानी कंज्यूम की जा चुकी है, ठीक है। एक सप्ताह बाद उन्होंने क्या पाया कि फ्लास्क में जो उपस्थित अधिकांश अमोनिया थी एवं मीथेन रासायनिक अभिक्रिया में उपभोग की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा नाइट्रोजन N2 का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का निर्माण हुआ एवं गहरे जल में गहरे रंग के पदार्थ का एकत्रण हुआ। इस प्रकार से जो फ्लास्क यहाँ पे था तो यहाँ पे एक गहरे रंग का पदार्थ यहाँ पे बना, ठीक है। इस प्रयोग से क्या हो? इस प्रयोग से उत्पन्न कुछ पदार्थों की पहचान नहीं की जा सकी। इस प्रयोग में जो भी पदार्थ उत्पन्न है उसकी पहचान नहीं की जा सकी, परंतु यह निश्चित हो गया कि इसमें कार्बनिक बहुलकों यानी ऑर्गेनिक पॉलीमर की उपस्थिति थी। यह निश्चित इसमें कर लिया गया। इस प्रयोग में जलीय विलयन का परीक्षण करने पर यह पाया गया इसमें विभिन्न अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड्स, अनेक वसीय अम्लों, हाइड्रोक्सी अम्ल एवं एमाइड उत्पादों की उपस्थिति थी। इतने चीज यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है। अमीनो अम्ल, अनेक वसीय अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल तथा एमाइड, ये इसमें उपस्थित थे। तो ये था मिलर उरे का प्रयोग। आगे ऑक्सीजन क्रांति हम देखेंगे, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। संपूर्ण ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों के द्वारा ही किया जाता है। जो संपूर्ण ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ पे है, उसका उत्पादन प्रकाश संश्लेषण करने वाले यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के एक लंबे कालखंड में प्रकाश संश्लेषी जीवों के द्वारा मुक्त की गई ऑक्सीजन से संपूर्ण वातावरण जो प्रारंभ में अपचायक था अब ऑक्सीकारक बन गया है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो यहाँ पे जो वातावरण अपचायक था वो अब क्या बन चुका है? ऑक्सीकारक। यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुकी है, ठीक है। वातावरण की प्रकृति में ऑक्सीजन के द्वारा किए गए इस परिवर्तन को ऑक्सीजन क्रांति यानी ऑक्सीजन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार ये ऑक्सीजन क्रांति के बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद आई, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं MPPSC 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम के हम अंदर जाएंगे आज, क्योंकि इससे पहले हम पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई 3 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पे एक टॉपिक के डीप में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ये मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, यदि आपने सिलेबस डाउनलोड किया है तो आप इसे देखिए। ठीक है, यदि आप नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म एवं जैविक कृषि दिया गया है और कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि सूक्ष्म के बारे में हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, और इसके बाद हम जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ना लें, क्योंकि यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म के बारे में। तब आगे हम यहाँ पे आएंगे सूक्ष्म के अंतर्गत ये टॉपिक जो दिए गए पहला ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध तरीके से जब हम चलेंगे तो हम जो सामान्य जीव विज्ञान है, ठीक है, जो सामान्य जीव विज्ञान है, इसके टॉपिक्स को हम बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक क्रमबद्ध तरीके से चलेगा तो आप भी इसे अच्छे से कैप्चर करेंगे। और एक फ्लो में जब चलती है चीज़ें तो आसानी से समझ में आती है और आसानी से याद भी रहती है। तो वर्गीकरण के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे, फिर हम सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि पढ़ेंगे, फिर बाद में सेल पढ़ने वाले हैं। सेल में बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है, और इस प्रकार से ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। और जो टॉपिक्स आने वाले हैं मैं आपको लेक्चर से पहले बता दिए करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम अब जीवन की उत्पत्ति का टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं। अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं सरकार 10, और जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करके इन फ्री प्लान्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और अनअकैडमी से जो फ्री प्लान है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्री प्लान का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 500 ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस होती है हर हफ्ते में, और डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर रहते हैं। नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो MP के हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। और उसके बाद इसका पेपर एनालिसिस भी होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और जो फ्री लाइव क्लास है इसमें 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जा रहा है, MPPS प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल और MPSI, MP जेल पहरी। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्विज यहाँ पे हो रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती है, और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसको देना होता है। और मंडे टू सैटरडे ये चलती है 8 बजे डेली, और यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया जाता है ये टेस्ट के बाद जो टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा। टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं, अब आप इन टॉप एजुकेटर्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ लूसेंट सीरीज चल रही है जो कि MPPSC प्री का एग्जाम, आप इसमें इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे MP डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चल रही है, और 10 से लेकर 20 दिसंबर तक जेल प्रहरी रिवीजन क्लासेस यहाँ पे चल रही है अनअकैडमी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वगैरह की। और यहाँ पे फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, MPPSC प्रीलिम्स, MP जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, MP सब इंस्पेक्टर यानी MPSI की। और पेपर एनालिसिस कराया जाएगा एवरी टेस्ट के बाद, यानी हर पेपर के बाद यहाँ पे पेपर एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और आप फ्री मिनी कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं जो कि जेल पहरी और अन्य एग्जाम से यहाँ पे संबंधित है, जो कि MP और व्यापम से संबंधित है। और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप यहाँ पे चूज़ कीजिए MPPSC और व्यापम से संबंधित गोल, आपका जो गोल है। और यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक प्रोमो कोड मिलेगा, प्रोमो कोड डालने को आएगा तो आप सरकार 10 प्रोमो कोड डालिए, सरकार 10। ठीक है, तो इस प्रोमो कोड के बाद ही आप इस फ्री कोर्स यानी फ्री प्लान को आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। जो टॉपिक हमको अभी डिस्कस करने हैं उनके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति के चरण, स्टेजेज ऑफ और ऑरिजिन ऑफ लाइफ यहाँ पे देखेंगे हम। और इसके अंतर्गत रासायनिक विकास और जैव विकास यानी केमिकल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साधारण अणुओं का निर्माण, कार्बनिक अणुओं का निर्माण, जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण और अणुओं की क्रियाशीलता, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी हम यहाँ पे इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। जैव विकास के अंतर्गत यानी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत कोशिका का निर्माण हम देखेंगे। और उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके अंतर्गत उपार्जित लक्षणों को वंशानुगत सिद्धांत लेमार्कवाद, और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनवाद, ये हम देखेंगे दोनों को एक एक करके। और
यहाँ पे बीगल यात्रा वगैरह हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे है जीवधारी गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सजीव रहेंगे उनमें क्या गुण हो सकते हैं, और जो ये गुण यदि नहीं रहे तो वो निर्जीव होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कोशिकीय संगठन, उपापचय, वृद्धि एवं विकास, श्वसन, पोषण, ठीक है, आनुवांशिकता, प्रजनन, समस्थिति, संवेदनशीलता, ये गुण हम सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। जीवन की उत्पत्ति संबंधित जो टॉपिक्स हम देख रहे थे उसके आगे हम पढ़ेंगे आज जीवन की उत्पत्ति के चरण, यानी स्टेजेज ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के चरण। इसमें हमने जो पढ़े थे पदार्थवाद का सिद्धांत, ठीक है, पदार्थवाद का सिद्धांत जो ओपेरिन द्वारा दिया गया था, उसमें उसके आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति के चरण में देखेंगे, रासायनिक विकास और जैव विकास के अंतर्गत, केमिकल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत। ओपेरिन द्वारा प्रतिपादित जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों को अध्ययन में सरलता के दृष्टिकोण से दो प्रमुख भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। ये दोनों के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला रासायनिक विकास, केमिकल डेवलपमेंट। जीवों के रासायनिक विकास में निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। पहला चरण है साधारण अणुओं का निर्माण। ठीक है, साधारण अणु इसमें बनेंगे। दूसरा चरण है कार्बनिक अणुओं का निर्माण। ठीक है, कार्बनिक मतलब जैसे CH और O, इनसे इनकी उपस्थिति उनमें होती है जिन अणुओं में, फिर वो बने। फिर यहाँ पे तीसरा चरण में आता है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, और चौथे चरण में आएगा अणुओं की क्रियाशीलता। ठीक है, ये चारों चरण हम देखेंगे एक एक करके। पहला चरण है साधारण अणुओं का निर्माण, यानी फर्स्ट स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा नाइट्रोजन, कौन कौन से तत्व, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे है कार्बन तथा नाइट्रोजन N। ठीक है, जैसे हल्के परमाणु के परस्पर संयोग से जल H2O, अमोनिया तथा मीथेन CH4, ये NH4, ठीक है, ये अमोनिया होता है NH4, और एमीन, ठीक है, एमीन होते हैं इसके व्युत्पन्न, जैसे RNH3, RNH2। इस प्रकार से ये हम पढ़ते हैं जैव रसायन के अंतर्गत, यानी बायो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, बायोकेमिस्ट्री में बायो मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये अमोनिया तथा मीथेन जैसा साधारण यौगिक का निर्माण यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ये यौगिक गैसीय अवस्था में ही रहे। तापमान जैसा कि हमने देखा कि पृथ्वी पहले बहुत ही गर्म थी, तो वहाँ पे गर्म के कारण यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा था, तो प्रारंभ में पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ये यौगिक गैसीय अवस्था में ही रहे। कालांतर में पृथ्वी का तापमान कम होने के कारण गहरे बादलों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे ताप कम होता गया, फिर किसका निर्माण हुआ, गहरे बादलों का निर्माण हुआ, एवं लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भूमि जलमग्न हो गई और समुद्रों का निर्माण हो। इस प्रकार से ही समुद्रों का निर्माण हो। इस प्रकार से ये पदार्थवाद का सिद्धांत है, इसमें ये बताया जाता है। वर्षा के कारण वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया तथा मीथेन। एक बात बताइए, मीथेन कहाँ पे यूज होती है, मतलब किस में यूज होती है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन जो गैस है वो कहाँ पे यूज होती है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही है मीथेन, बहुत ही आसान है, इसको आप गूगल कीजिए मीथेन कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, अमोनिया तथा मीथेन समुद्र के जल में घुल गए, और वैज्ञानिक का अनुमान है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में ही इन्हीं यौगिकों के संश्लेषण से हुई है। इन यौगिकों संश्लेषण, जैसे अमोनिया और मीथेन के संश्लेषण से ही जो जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई वो समुद्र में हुई, समुद्र में इन्हीं यौगिकों से मिलकर हुई, इन संश्लेषण यानी सिंथेसिस इनका हुआ, उसके बाद ये जीव यहाँ पे आए। ठीक है, दूसरा चरण है यहाँ पे कार्बनिक अणुओं का निर्माण, सेकेंड स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मीथेन के साथ अन्य यौगिकों के संयोग से न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो क्या होते हैं, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ डाला था, हाँ ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आप समझ लीजिए पहले ये क्या होते हैं, उसके बाद ही आपको वो थ्योरी समझ में आएगी। यहाँ पे ये जो न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA और RNA इनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स आर द स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स सच एज DNA एंड RNA। जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक उप इकाई होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के, जैसे DNA और RNA के। ठीक है, DNA और RNA क्या करते हैं, जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। ठीक है, ये वे होते हैं। और a nucleoside composed of a nucleobase
इज इधर है pyrimidine, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल और प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं नाइट्रोजन क्षार से और शुगर से, ठीक है, ये इनसे मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार रहेंगे, शुगर रहेगी, शुगर भी कौन सी रहेगी जिसमें 5 कार्बन वाली शुगर रहेगी, ठीक है, जैसे राइबोस, जो हो सकते हैं राइबोस और डीऑक्सो राइबोस कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर बेस नाइट्रोजन क्षार और यहाँ पे है क्या शुगर, इनसे मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लियोटाइड, किसमें, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण जैसे डीएनए और आरएनए में। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे बने होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार रहता है, शुगर रहती है और यहाँ पे फॉस्फेट समूह यहाँ जुड़ जाता है, कौन सा समूह, फॉस्फेट समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। इनसे फिर आगे फिर बनते हैं अमीनो अम्ल, ठीक है, ये इस प्रकार से ये चलती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम ये पिरिमिडीन के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, हमने देखा। प्यूरिन के एग्जांपल देखे एडेनिन और ग्वानिन, और ये 5 कार्बन शुगर जो कि हो सकती है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, इस प्रकार की शुगर हो सकती है। और ये हमने देखे, और क्या चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, 5 कार्बन शुगर यहाँ पे देख लिए, ठीक है, एटलीस्ट वन, कम से कम इसमें जरूर यही रहता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में कि कम से कम एक फॉस्फेट समूह यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इनसे मिलकर फिर बनते हैं डीएनए, आरएनए, फिर इस प्रकार से आगे प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो ये हम कहाँ थे, सेकंड स्टेज में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स व अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण यहाँ पे हुआ, ठीक है। और जिन कार्बनिक यौगिकों के प्रारंभिक समुद्र में निर्माण हुआ, उन्होंने जीव की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये विभिन्न प्रकार की शर्करा, ठीक है, विभिन्न प्रकार शर्करा, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स, अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड्स, पिरिमिडीन और प्यूरिन, यहाँ पे देखिए पिरिमिडीन और प्यूरिन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे पिरिमिडीन और प्यूरिन, पिरिमिडीन और प्यूरिन ये क्या चीज़ होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन, यहाँ पे देखिए ये हमने न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे पढ़ा, पिरिमिडीन और प्यूरिन, ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स कंपोज्ड ऑफ ए न्यूक्लियोबेस, इधर पिरिमिडीन और प्यूरिन। यहाँ पे देखिए ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, ये होते हैं नाइट्रोजन क्षार, पिरिमिडीन या फिर प्यूरिन। और पिरिमिडीन के एग्जांपल साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, प्यूरिन के एग्जांपल एडेनिन और ग्वानिन, ठीक। तो ये चीजें हैं पिरिमिडीन और प्यूरिन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से थे, ठीक है। जब निर्माण हुआ जीवों का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे ये विभिन्न प्रकार की शर्करा, ग्लिसरीन, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, पिरिमिडीन और प्यूरिन में थे, ठीक है, ये इस प्रकार से थे। सूर्य व आकाशीय विद्युत से प्राप्त ऊर्जा तथा परस्पर घर्षण के कारण वायु में परमाणु के मध्य जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हुई। इसके परिणाम स्वरूप अमोनिया व अन्य यौगिक का निर्माण हुआ, और अन्य यौगिकों का यहाँ पे निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद तीसरा चरण हम देखेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। विभिन्न अनुपात में शर्करा के अणुओं के परस्पर संयोजन से पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जैव मॉलिक्यूल होते हैं, यानी बायो मॉलिक्यूल इसे बोलेंगे, जैव अणु इसे बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इनका वर्गीकरण जब हम करेंगे तो 3 प्रकार से करते हैं, और एक प्रकार इनका होता है हाइड्रोलिसिस के आधार पर, यानी जल अपघटन के आधार पर। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार इसके आते हैं, ठीक है। ये होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, और यहाँ पे होता है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोनो मतलब जिसमें एक समूह हो, कौन सा, सैकेराइड वाला। यहाँ पे सैकेराइड का सूत्र क्या होता है, CnH2nOn, ठीक है, CnH2nOn। यहाँ पे ये चीजें हैं। और यहाँ पे एन की जो nth नंबर है उसका नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 3 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रहता है ये।
तो ये पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पे बने, और हम यहाँ पे थे, इसका वर्गीकरण हम देख रहे थे, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ये आते हैं। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि विभिन्न अनुपात में शर्करा के अणुओं के परस्पर संयोजन से पॉलीसेकेराइड्स के नए अणु जैसे स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड मतलब जैसे हमने पॉलीमर पढ़ा था, याद करिए केमिस्ट्री के टॉपिक्स में, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुल, ये बहुलक के अंतर्गत आता है पॉलीमर। सैकराइड्स बहुत सारे सैकराइड्स मिलकर बनाएंगे पॉलीसैकराइड्स, आप ऐसा याद रख लीजिए, पॉलीसैकराइड बनने बहुत सारे सैकराइड्स मिलकर ये बनते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, पॉलीसैकराइड जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि। ठीक है, इनका निर्माण जीवों की उत्पत्ति एवं विकास में एक आवश्यक चरण है, क्योंकि कोशिका भित्ति इन्हीं को शर्कराओं से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति जो सेल वॉल रहती है, ठीक है, वो इन्हीं शर्कराओं से निर्मित होती है, तथा स्टार्च व ग्लूकोज से जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। स्टार्च या ग्लूकोज से, जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना हम लोग, जैसे कोई बीमार वगैरह है, ठीक है, बीमार है यहाँ पे, तो बीमार है तो उसको एनर्जी के लिए कौन सी बॉटल चढ़ाते हैं, ग्लूकोज की बॉटल, तो यही वाला ग्लूकोज है। ये किसके लिए यूज होता है, ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्ति इससे होती है किसको, जीवों को। ठीक, और यहाँ पे आगे देखेंगे, अन्य रासायनिक क्रियाओं से ग्लिसरीन व वसी अम्लों के संयोग से वसा यानी फैट्स का निर्माण हुआ, फैट्स का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अमीनो अम्ल से प्रोटीन का भी निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल जैसे बने उससे फिर बने प्रोटीन। ठीक है, अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन इसका एकलक हम कह सकते हैं। ठीक है, एकलक यानी इकाई हम कह सकते हैं अमीनो अम्ल को। ठीक है, जीव की उत्पत्ति में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन के अणु रासायनिक संरचना की दृष्टि से सबसे बड़े अणु माने जाते हैं। सबसे बड़े अणु माने जाते हैं कौन से, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, क्योंकि कुछ प्रोटीन में 1 लाख से अधिक अमीनो अम्ल का संयोजन होता है, ये इसलिए सबसे बड़े अणु माने जाते हैं। ठीक है, रासायनिक संरचना की दृष्टि से। चौथा चरण हम देखेंगे तो ये है अणुओं की क्रियाशीलता, फोर्थ स्टेज, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीथेन, अमोनिया व जल के अणुओं की क्रियाशीलता के कारण प्यूरिन, पिरिमिडीन जो कि नाइट्रोजन क्षार के अंतर्गत है, ठीक है, इनका निर्माण हुआ। ये आप समझ गए ना, अभी हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन क्षार, और वो हमने पढ़े थे न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड भी पढ़े थे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, तो उसी के अंतर्गत ये है। तो इसके कारण इसका निर्माण हुआ, किसके, मीथेन, अमोनिया व जल के अणुओं की क्रियाशीलता के कारण प्यूरिन और पिरिमिडीन का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ का रासायनिक संयोजन शर्करा व फास्फोरस के साथ हुआ, जिससे प्यूरिन, शर्करा, फॉस्फेट व पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ प्यूरिन, शर्करा, फॉस्फेट तथा पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था ना, वहाँ पे क्या कनेक्ट होता था, शुगर, नाइट्रोजन क्षार और क्या, एक फास्फेट समूह। ठीक है, इस प्रकार ये न्यूक्लियोटाइड था। तो यहाँ पे पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड और प्यूरिन, शर्करा, फॉस्फेट का यहाँ पे निर्माण हुआ। सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक संयोजन से अत्यंत जटिल अणु बने, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। समुद्र के जल में न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण जीवन की उत्पत्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। न्यूक्लिक अम्लों का जो निर्माण हुआ तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो यहाँ पे प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन है, और पिरिमिडीन के अंतर्गत यहाँ पे साइटोसिन बोल सकते हैं, थायमिन, यूरासिल, ये है। ठीक है, यहाँ पे इनमें संरचनाओं में फर्क होता है। संरचना आप देख सकते हैं दोनों की। यहाँ पे इस प्रकार ये जो इसके संगठक है, इस प्रकार यहाँ कनेक्ट होंगे। यहाँ पे NH फिर डबल बॉन्ड O, N फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर NH2, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सर। ठीक है, ये संरचना आप एक दो बार प्रैक्टिस कर देख लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, और ये आप याद आपको उतना करना नहीं है, क्योंकि ये संरचना आप देख लीजिए इस प्रकार से होती है, इतना ज़्यादा हमको नहीं चिपकाना होगा। ठीक है, हालांकि यदि आप चिपका सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे हम देखेंगे चौथे चरण में पॉलीसैकेराइड्स, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल में परस्पर रासायनिक क्रियाएं होती है, और न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण हुआ,
और न्यूक्लियोप्रोटीन समुद्र के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से ठीक अपने समान अणुओं का निर्माण कर सकते थे, अर्थात इनमें स्वतः द्विगुणन यानी सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता थी। अपने प्रकार के अन्य प्रतिकृति जो होती है, ठीक है, वो बना सकते हैं, यानी स्वतः द्विगुणन सेल्फ रेप्लिकेशन, इस प्रकार से इनकी क्षमता थी इसको बनाने की, अपने जैसे संरचना। समुद्र में कार्बनिक पदार्थों की कमी होने के साथ तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियोप्रोटीन्स के संगठन में कुछ परिवर्तन हुए और इस प्रकार उस परिवर्तन या म्यूटेशन द्वारा नए न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण होने लगा। ठीक है, नए वाले जो न्यूक्लियोप्रोटीन वो बनने लगे। इस प्रक्रिया में जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रतिद्वंद्विता में अधिक सक्षम सिद्ध हुए उनकी संख्या बढ़ती गई। इनकी संख्या बढ़ती गई जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रतिद्वंद्विता में अधिक सक्षम सिद्ध हुए, यानी प्रतिद्वंद्विता मतलब जो आपस में जो ज़्यादा मजबूत था वो जो अधिक सक्षम थे, प्रतिद्वंद्विता में अधिक सक्षम हुए उनकी संख्या बढ़ती गई, यानी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले फार्मूले में फिट होते गए वो उनकी संख्या आगे बढ़ती गई। ठीक है, तथा जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स इस प्रतिद्वंद्विता में सफल नहीं हुए वे नष्ट हो गए। ठीक है, वे नष्ट होते गए, जो सर्वाइव नहीं कर पाए वो नष्ट होते गए और जो सर्वाइव कर लिए वो उनकी संख्या बढ़ती गई। तो ये हमने देखा यहाँ पे जैव अणु की क्रियाशीलता हमने चारों चरण हमने देखे। तीसरा चरण, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रासायनिक विकास से। क्या क्या हमने शुरू किया, रासायनिक विकास हमने देखे, इसके अंतर्गत चारों चरण हमने देखे। साधारण अणु का निर्माण, कार्बनिक अणु का निर्माण, जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण, अणु की क्रियाशीलता, ये सारी चीज़ें देखे। इसके बाद हमने इनको जो न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और अब हम देखेंगे जैव विकास, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, कोशिका का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सेल की कोशिका का निर्माण किस प्रकार से हुआ ये हम देखेंगे। अभी हमने रासायनिक विकास देखा, अब हम देखेंगे जैव विकास। उत्परिवर्तन के कारण जो नए प्रोटीन उत्पन्न हुए वे अत्यधिक चिपचिपे थे, इसलिए वे समूह का निर्माण करने लगे। ठीक है, चिपचिपे थे तो आपस में चिपक के एक ग्रुप बनाने लगे, एक प्रकार ग्रुप बनाने लगे और अनेक न्यूक्लियोप्रोटीन के समूह जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट आदि पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश, ठीक है, सादृश जो अच्छे से दिख सके रचनाओं के आवरण से घिरे हुए। ठीक है, ये किस प्रकार से घिर गए, ये घिर गए न्यूक्लियोप्रोटीन के समूह जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट पौष्टिक पदार्थों की बूंद सदृश रचनाओं के आवरण से ये घिर गए। यह कोशिका निर्माण का पहला चरण था। ये सारी जो निर्माण हुआ वो फर्स्ट स्टेज थी कोशिका के निर्माण की। कोशिका के निर्माण का ये पहला चरण था। और कोशिका निर्माण के इस मत से वैज्ञानिकों का एक वर्ग सहमत नहीं था, ये एग्री नहीं किया, जिसका मानना था कि न्यूक्लियोप्रोटीन अत्यंत जटिल पदार्थ है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं वो बहुत ही अत्यंत जटिल पदार्थ है, जिसका निर्माण केवल जीवित कोशिका में ही हो सकता है। इसका कारण यह है कि न्यूक्लियोप्रोटीन पहले बने, और इनका कहना यह है कि न्यूक्लियोप्रोटीन जो है पहले बने, इसके बाद में कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, जो कि अतार्किक है। इस प्रकार से ये मतभेद है यहाँ पर। ठीक है, कि किस प्रकार बने न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर जो कोशिका वगैरह जो बनी वो। ठीक है, तो दोनों प्रकार से हमने देख लिए। ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार की कोशिका का निर्माण लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व हुआ होगा। और दक्षिण अफ्रीका के अवसादी चट्टाने यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है, और ये कायांतरित चट्टान। ठीक है, जो चट्टानें होती है उसमें जो अवसादी चट्टान रहेगी। ठीक है, अवसादी चट्टानों में पाए गए जीवाणु यूबैक्टीरियम आइसोलेटम के जीवाश्म 3 अरब वर्ष प्राचीन है। ठीक है, इसके जो जीवाणु जो है कौन सा, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम, इसके जीवाश्म 3 अरब वर्ष प्राचीन है, पूर्व है, ऐसा बोल सकते हैं। पूर्व या प्राचीन दोनों एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, मतलब उनका अर्थ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, जिससे जीवन की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। ठीक है, यूबैक्टीरियम आइसोलेटम। ठीक है, इसको तो ये हमने अभी देखा जैव विकास। ठीक है, अब हम देखेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी उद्विकास का सिद्धांत, एवोल्यूशन का सिद्धांत। ये इसके आगे के टॉपिक है। और जीवों के उद्विकास के संबंध में 2 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। पहला है उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत यानी लैमार्कवाद, और दूसरा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी डार्विनवाद। ठीक
ठीक, लेमार्कवाद ये वैज्ञानिक थे, और डार्विन लेमार्क वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो थ्योरी दी, सिद्धांत दी, उसको लेमार्कवाद बोलेंगे, और जो डार्विन वैज्ञानिक थे उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको बोलेंगे डार्विनवाद। देखेंगे एक एक करके दोनों क्या क्या थे। उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत जो लेमार्क द्वारा दिया गया है, लेमार्क वैज्ञानिक द्वारा, ये कहलाया लेमार्कवाद। ठीक है, बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, इसको लेमार्किज्म भी बोलेंगे इंग्लिश में। यह सिद्धांत 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी जे बी लेमार्क, इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इनके द्वारा फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, याद रखिए, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया। ये सिद्धांत है, कौन सी बुक में इन्होंने प्रस्तुत किया, फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है किस किताब में ये किया। और इस सिद्धांत में हम देखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की शारीरिक संरचना एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, वातावरण होने वाले परिवर्तन, जैसे परिवर्तन होंगे, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी ठंड का माहौल चल रहा है, ठीक है, उस प्रकार अलग अलग जब अलग अलग ठंड पड़ती है तो वहाँ पे जो खुद को अपने अनुकूल डाल लेते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो फिर उनको दिक्कत होने लगती है, फिर वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाते। इस प्रकार से ठंड के मौसम में जैसे हम ऐसे जेब में हाथ डाल के रखते हैं, बहुत ही कम अपना हाथ यूज़ करते हैं, इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। मतलब वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण यहाँ पे शारीरिक संरचना और व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है। व्यवहार में कैसे प्रभाव पड़ा है, जैसे हम पहले जब गर्मी वगैरह रहती तो जैकेट ऐसे ऊपर करके चलते, जैकेट पहनते ही नहीं पहली बात, वो टी शर्ट या शर्ट वगैरह पहने ऊपर कर लेंगे, लेकिन जब ठंड आती तो उसको हमारा व्यवहार बदल जाता है, ये किए तो फिर उसके बाद पता है जेब में हाथ चले जाते हैं, पेन चलाने के लिए भी निकलता है, धीरे से निकलता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, हाँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि किस प्रकार से जो व्यवहार होता है वो चेंज होता है। ठीक है, हालांकि ये एक बहुत ही साधारण एग्जांपल, बाकी वहाँ पे बहुत सारे व्यवहार परिवर्तित हुए। ठीक है, परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने के क्रम में जीवों द्वारा कुछ अंगों का प्रयोग किया जाता है एवं कुछ अंगों का प्रयोग कम किया जाता है। ये फिर ठंड से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि कुछ अंगों का जो प्रयोग है वो कम होता है और कुछ अंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है। समझने के लिए बस करना है, जब बाकी ज़्यादा मत करना। ठंड के एग्जाम्पल वहाँ पे लिख कर मत आ जाना एग्जाम में। ठीक है, तो बोलोगे कि सर आपने तो बताया था, समझने के लिए बताया था मैंने, वहाँ लिखने के लिए नहीं बोला था। ठीक है चलो आगे देखते हैं। इस कारण उनमें कुछ विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है। जीवों द्वारा अपने जीवन में उपार्जित यानी एक्वायर की गई विशेषताएं उनकी संतानों में भी हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, ये जो जीव जो एक्वायर करते हैं, जो भी विशेषताएं एक्वायर करते हैं, वो कैसे कहाँ चली जाती है, उनके संतानों में, यानी उनके जो बच्चे वगैरह रहेंगे उनमें। ठीक है, संतान फिर आगे वो चलते जाएगी। अगला है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन द्वारा दिया गया है। इसको डार्विनिज्म भी कहते हैं, डार्विनिज्म या फिर डार्विनवाद। ठीक है, ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी चार्ल्स डार्विन 1809 से लेकर 1882 ईस्वी ने अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 ईस्वी में दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इन्होंने कौन सी किताब दी थी, फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजी ये दी थी लेमार्क ने, और ये दिए हैं डार्विन ने कौन सी, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इसमें उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रतिपादित किया था इन्होंने। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, जो सभी जीव है उनकी उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीव से हुई है। ठीक है, अर्थात वर्तमान विश्व की सभी जीव प्रजातियां मूलतः एक दूसरे संबंधित है, ऐसा बताया गया। जो डार्विन सिद्धांत है उसके अंतर्गत, यानी जो भी स्पीसीज है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव है, वो एक दूसरे संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बात की गई कि एक कोशिकीय सरल जीव से ही सभी जीव बने। ठीक है, डार्विन यह मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है तथा जटिल जैविक संरचना वाले जीवों का विकास एक लंबे समय में अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले जीवों से हुआ है, और जीवों के विकास की प्रक्रिया में उनमें कुछ अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं जो अगली पीढ़ी में परिलक्षित होते हैं। इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहेंगे, क्या कहेंगे, म्यूटेशन। ठीक है,
ऐसे परिवर्तन जो जीवों की प्रकृति के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं। जो अनुकूल रहते हैं वो आगे जाएंगे और जो जो सही मतलब अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते वो क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जीव प्रकृति के अनुकूल बनाने में सहायक होते हैं वे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे और जो नहीं है वे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, शेष जो बाकी रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगी। प्रकृति द्वारा निर्धारित यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है तथा प्रकृति के अनुकूल बेहतर परिवर्तन वाले जीवों का अस्तित्व में बने रहना योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे कि हम बात कर रहा था, जैसे कि हम बात कर रहे थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो ये योग्यतम की उत्तरजीविका ये कहलाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ये सभी आप जानते हैं और हमने अभी डिस्कस भी किया। ये इसके बारे में एक एग्जांपल और बताऊँ क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ठीक है, सुन लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी में कुछ एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है इस प्रकार के एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय आप देख सकते हैं। तो इसमें मान लो कंपनी को कुछ एम्प्लॉय को निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, निकालना मतलब उनको उनके पास कमी पड़ रही है। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे को निकाला गया नौकरी से। तो यहाँ पे देखो उनको निकाला जाएगा जिनके पास कम कम योग्यता है। ठीक, कम योग्यता या फिर कम सक्षम है वो आगे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, जिनके पास मतलब जो कमजोर वर्ग है उनको, जिनके पास स्किल्स कम है, ठीक है, नॉलेज वगैरह कम है, ये सारी चीज़ जो कम है उनको यहाँ पे निकाल दी है। मतलब यहाँ पे चयन किया गया किसका, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के फॉर्मूले में फिट हो जाए, यानी कंपनी को जितने की आवश्यकता है उतने यहाँ पर रख लिए और बाकी को निकाल दिए, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में इस प्रकार के चलता है। तो यहाँ पे कंपनी को जितनी आवश्यकता थी उन्होंने रख ली, यानी ये जो दो एम्प्लॉय थे ये एम्प्लॉय अब इस रूल का फॉलो करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी इनके पास वो सारी अनुकूल अनुकूल जो गुण थे वो इसमें थे, तो ये आ गए। ठीक है, और बाकी उनको निकाल दिए। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल है, आप डेली लाइफ में देख सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से होता है। तो बस एक एग्जांपल देना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इनकी तुलना करेंगे, लैमार्क और डार्विनवाद की तुलना करेंगे यहाँ पे। तो लैमार्कवाद में हम देखते हैं, सॉरी एक मिनट पानी पी लो। लैमार्कवाद के अंतर्गत हम देखेंगे, इसके अनुसार सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति यानी इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। ये लैमार्कवाद के अनुसार क्या होता है, सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है। और डार्विनवाद के अंतर्गत देखेंगे तो यह सिद्धांत जीवों में किसी आंतरिक जीवन शक्ति के होने में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, ये मानता है कि कोई आंतरिक जीवन शक्ति नहीं आवश्यकताएं तथा इच्छाएं जीवों की संरचना एवं व्यवहार में परिवर्तन करती है। आवश्यकताएं और इच्छा रहती है वो जीवों की व्यवहार में परिवर्तन करती है, जैसे कि हमने देखा। ठीक है, ठंड का एग्जांपल लिया था ना, वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे डार्विनवाद के अनुसार जीवों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं प्राकृतिक चयन का आधार नहीं बनती है। ठीक है, प्राकृतिक चयन का आधार यहाँ पे नहीं बनेगी। जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया था एम्प्लॉय वाला कंपनी का, प्राकृतिक चयन ये इच्छाएं तो होगी उन लोगों की जो बाकी निकाले गए थे। ठीक है, जो एम्प्लॉय निकाले गए थे उनकी इच्छाएं भी तो रहेगी वहाँ पर रहने की, लेकिन ये इच्छाएं और आवश्यकताएं वहाँ पे काम नहीं करती प्राकृतिक चयनवाद में, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित एवं सक्षम बनता है। ठीक है, जैसे हम जो लेफ्टिस्ट रहते हैं वो अपना लेफ्ट हैंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो राइटिस्ट रहते हैं यानी दाहिने हाथ से अपना काम करते हैं वो राइट हैंड का अपना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप जो काम राइट हैंड से उतने अच्छे से कर पाते हैं वो आप लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते। ठीक है, आप जैसे लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड से उतना नहीं लिख पाते जितना कि राइट हैंड से लिख पाते हो। तो इसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित व सक्षम बनता है, जबकि न उपयोग किए जाने वाले अथवा कम उपयोग किए जाने वाले अंग अल्प विकसित एवं क्षमताहीन रह जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये लैमार्कवाद के अंतर्गत ये बताया गया। और डार्विनवाद में हम देखें तो किसी अंग का विकास
अथवा ह्रास, उसमें होने वाले अनवरत परिवर्तनों अथवा रूपांतरों यानी कंटिन्यूअस वेरिएशन के कारण संभव होता है। लेमार्कवाद जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की संकल्पना को नहीं मानता है, और जो डार्विनवाद में जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष को विशेष महत्व दिया गया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले जो कॉन्सेप्ट है वो डार्विनवाद के अंतर्गत, ठीक है। जीवों द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित एक्वायर किए गए सभी लक्षण उनकी संतानों में हस्तांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर डार्विनवाद की बात करें तो डार्विनवाद के अनुसार केवल उपयोगी लक्षण एवं उपयोगी लक्षण जो कि काम के हैं अथवा परिवर्तन यानी यूजफुल वेरिएशन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जो काम के वही जाएंगे, ठीक है। डार्विनवाद में ये बताया गया। तो ये था डार्विनवाद और लेमार्कवाद में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत यहाँ पे लेमार्कवाद का ये है और ये डार्विनवाद का। यहाँ पे देखिए चित्र को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखो पहले ये घास वगैरह नीचे थी, तो ये जिराफ है, जिराफ का एग्जांपल दोनों में दिए गए हैं। यहाँ पे देखो तो ये पहले इसकी गर्दन छोटी थी, फिर ये घास वगैरह कम होती गई, फिर ये पेड़ थोड़े ऊंचे हुए। तो यहाँ पे देखो ये अपनी गर्दन यहाँ से पत्ती वगैरह या फिर जो भी चीज़ जो खाएगा वो खाने के लिए इसने ऊपर किया, फिर ये पेड़ और ऊँचे, फिर ये और ऊपर गया, फिर और ऊँचे, और ऊपर गया, और ऊँचे हुए, और इस प्रकार इसकी गर्दन जो हो गई वो क्या लंबी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से देखा गया। और यहाँ पे देखो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फिट होगा। यहाँ पे देखो ये जो लोग यानी जो जिराफ यहाँ पे इस पेड़ से पत्ती वगैरह खाने में सक्षम थे, उनकी मतलब जो अपनी गर्दन वगैरह लंबी कर लिए थे वो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर्म में फिट हो गए। और ये जो नीचे अभी भी नीचे यानी जो घास वगैरह जो का सेवन कर रहे थे वो कुछ समय बाद घास खत्म होने के बाद क्या ये अपना अस्तित्व खो दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे हट गए। तो इस प्रकार ये बताया गया प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार, डार्विनवाद के अनुसार, ठीक है। और ये बाकी जो है जो अपने जो कर लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फिट हो गए वो अभी भी जीवित हैं, इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। तो ऐसा था लेमार्कवाद और डार्विनवाद का सिद्धांत। अगला है बीगल यात्रा, द वॉयेज ऑफ बीगल, ठीक है। बीगल यात्रा चार्ल्स डार्विन ने 1831 से 1836 ईस्वी के मध्य HMS बीगल नामक जहाज से अनेक महाद्वीपों की यात्रा की। और महाद्वीप हमारे कितने हैं, क्या आप बता सकते हैं कितने महाद्वीप हैं हमारे पास? मतलब पृथ्वी में हमारे पास नहीं, मतलब पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं क्या आप बता सकते हैं? थोड़ा बहुत जो सामान्य ज्ञान है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए, हालांकि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो पता ही होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस यात्रा से प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान ने डार्विन के द्वारा उद्विकास के सिद्धांत का विकास करने की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। जीवधारी का गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख लेते हैं, यानी किस प्रकार से जीवधारी और जो निर्जीव होते हैं उसमें फर्क हम करेंगे। तो कुछ गुण होंगे इसमें, जैसे हम बोलेंगे कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, ठीक है। तो अच्छा क्यों है तो उसको कुछ कारण देंगे, ये अनुशासन में रहता है, ठीक है, और ये इसका व्यवहार सही है। इस प्रकार से चीज़ें हम अच्छाई गिना देंगे। और यहाँ पे बोल देंगे अनुशासन में नहीं है, इसका व्यवहार बेकार है, बहुत क्रूर टाइप का व्यवहार रखता है। इस प्रकार से ये जो हम तुलना करते हैं इस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ये गुण के अनुसार तुलना करते हैं, ये हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जीवधारी के गुण यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के गुण यहाँ पे देखेंगे। तो वो यदि रहेंगे तो वो जीव है और नहीं रहेंगे तो वो खुद ही निर्जीव कहलाएगा, ठीक है। तो जो सेटिस्फाई कर लेंगे वो जीव रहेंगे और जो नहीं करेंगे वो निर्जीव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। विश्व के सभी जीवधारी में कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर निर्जीव पदार्थों से उनका विभेद यानी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जीवधारियों के कुछ प्रमुख गुण यहाँ पर निम्नलिखित है जो कि हम देख लेते हैं। सजीवों के प्रमुख गुण हम देखेंगे कोशिकीय संगठन और श्वसन, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन, पोषण न्यूट्रिशन, वृद्धि एवं विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रजनन रिप्रोडक्शन, आनुवांशिकता हेरिडिटरी और समस्थिति होम्योस्टैसिस ये है, और संवेदनशीलता सेंसिटिविटी, ठीक है। ये गुण हम देखेंगे कि एक एक करके किस प्रकार से। कोशिकीय संगठन प्रत्येक जीव की शारीरिक संरचना कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक इकाई है।
कोशिका जो होती है कैसी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। श्वसन श्वसन जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है। सजीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करके तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके विभिन्न शारीरिक क्रियाओं हेतु कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का विघटन करते हैं तथा जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं श्वसन से। ठीक है, अगला है उपापचय। जीवों के शरीर में कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे इंग्लिश में से बोलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस, संपन्न होती है, जिसे उपापचय कहा जाता है। उपापचय अभिक्रियाएं जो होती है वो, ठीक है। उपापचय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उपापचय को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन वगैरह होती है, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज या रिएक्शन जो होगी। अगला है पोषण। सभी जीव स्वपोषण अथवा परपोषण के माध्यम से अपना पोषण या अनुरक्षण, मेंटेनेंस तथा जैविक क्रियाओं की पूर्ति हेतु आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। पादप, शैवाल आदि स्वपोषी सजीव है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं अपना भोजन निर्मित करते हैं, जबकि सभी जंतु परपोषी जीव है जो पोषण की प्राप्ति हेतु स्वपोषी एवं अन्य परपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, पौधे ही बस यहाँ पे बताया गया है। जो पौधे वगैरह है वो क्या है, पौधे जो है स्वपोषी है। बाकी फिर बाकी जो परपोषी है वो अन्य स्वपोषी से या फिर परपोषी से अपना जो पोषण लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये पोषण के अनुसार यहाँ पे ये वर्गीकृत किया गया, डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, अगला है प्रजनन। यदि कोई वस्तु सजीव है तो निश्चित ही वह प्रजनन में सक्षम होगी। सजीव लैंगिक यानी सेक्सुअल अथवा अलैंगिक असेक्सुअल प्रजनन के माध्यम से अपने समान सजीवों को जन्म देते हैं। इस प्रकार वे अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये प्रजनन करके अपने ऐसे जीव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार उनकी जो प्रजाति रहती है वो बनी रहती है, उनका अस्तित्व बना रहेगा। अनुवांशिकता हम देखेंगे। सजीवों के आनुवंशिक सूचनाएं यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जाएगी आनुवंशिक जो सूचनाएं होती है वो। समस्थिति यानी सजीव अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखते हैं, अर्थात वे अपने शरीर के तापमान एवं विभिन्न पदार्थों की मात्रा एवं संख्या को एक निश्चित सीमा में बनाए रखते हैं। संवेदनशीलता। सजीव बाह्य वातावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ये बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी वगैरह आती है तो हम ठंडे माहौल में जाना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब माहौल को ठंडा करना पसंद करेंगे, और इस प्रकार से ठंड वगैरह है तो माहौल को गर्म करेंगे। इस प्रकार से ये वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित और सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं ये जो सजीव होते हैं। ठीक है, तो सजीव के इतने जो गुण हैं वो हमने देख लिए। यदि ये फॉलो करेंगे तो वो सजीव है, नहीं तो वो आ जाएंगे निर्जीव की कैटेगरी में। ठीक है, निर्जीव पदार्थों की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक्स खत्म होते हैं। हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। विकास का सिद्धांत, हाँ, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कर चुके थे रिवाइज। जैविक विकास, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हमने देखा। कोशिका का निर्माण हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखा। इसके अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत क्रम जो कि लैमार्कवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, या लैमार्कवाद सिद्धांत इसे बोलते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विनवाद इसे कहेंगे। और ये है, आगे हमने चीजें पढ़े। बीगल यात्रा ये हमने देखी। जीवधारी के गुण हमने देखे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कौन से गुण यहाँ पर रहेंगे तो सजीव है और नहीं है तो वो निर्जीव है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक्स जो कि यहाँ समाप्त होते हैं। आया समझ में क्या पढ़ने वाले हम? जीव विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, 1801 में। ठीक है, अब बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के संयोजन से बना है। बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। ठीक है, इस प्रकार ये संयोजन से बना क्या, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के संयोजन से बना है। जैसे कि हम बात किए बायोस जीवन, लोगोस अध्ययन, यहाँ से ये बना जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इस प्रकार जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन अथवा जीवन का विज्ञान है।
कैसा है, जीवन का अध्ययन या फिर जीवन का विज्ञान है। विज्ञान की यह शाखा जीवन तथा जीवन की विविध क्रियाओं से संबंधित, बहुत सारी जीवन में क्रिया होती है उससे संबंधित ये है, जिसमें जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है, जो जीवन की उत्पत्ति की जो सीरीज अभी चल रही है ये पार्ट थ्री वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्पत्ति चल रही है उसके अंतर्गत, मतलब ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं ये तीसरा टॉपिक है, ठीक है। हम 1, 2 और ये तीसरा 1, 2 वाला जो पहले कर चुके हैं, अभी तीसरा वाला पढ़ रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत ये जीवन की उत्पत्ति ये हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान में, एवं विकास, ठीक है। जीवों की संरचना, उनके वर्गीकरण तथा अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है। 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। इसमें जंतुओं का अध्ययन होगा, इसमें होगा पेड़ पौधों का अध्ययन, ठीक है। इसके जनक है अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रास्टस, जो उन्हीं के शिष्य हैं, ठीक है। अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रास्टस, ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान के बारे में हम देखेंगे, यानी जूलॉजी, इसको बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी। जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जंतुओं जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, सरीसृप आदि, इनकी शारीरिक संरचना, उद्विकास या एवोल्यूशन इसे बोलेंगे, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन और उनके व्यवहार तथा वैश्विक वितरण आदि का अध्ययन इसमें शामिल है, ठीक है। जो जंतु जगत में यानी जंतु जगत से संबंधित ये जो जीव है, ठीक है, इनके अंतर्गत जंतु विज्ञान में ये सारी चीजें डिस्कस होती है। यूनानी विद्वान अरस्तु यानी एरिस्टोटल, मतलब अरस्तु ही बोलेंगे इसको, और कुछ लोग जो अंग्रेजी भाषी होती है एरिस्टोटल इन्हें कहते हैं, हिंदी भाषी अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो इनका ऐसा मत सोचना कि ये इसका हिंदी अर्थ अलग है और इंग्लिश अर्थ अलग है, ये मतलब लैंग्वेज के अनुसार अलग अलग ऐसा बोलते हैं। 384 से 322 ईसा पूर्व तक जो रहे उनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है, ठीक है। यूनानी विद्वान थे ये। अरस्तु ने जीव विज्ञान पर विभिन्न पुस्तकें लिखी, जिनमें जंतु इतिहास, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना, विशेषताओं, जनन एवं अन्य क्रियाओं का वर्णन किया गया है। 500 जंतुओं की शारीरिक संरचना, आप सोच सकते हैं 500, ठीक है, 500 जंतु की शारीरिक संरचना। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे अरस्तु जी, इनको हल्के में नहीं लेना, ठीक है। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की, बॉटनी, इंग्लिश में से बोलेंगे बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों के उद्भव, विकास, आकारिकी, प्रजनन, उनके वातावरणीय अनुकूलन एवं भौगोलिक वितरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। अरस्तु के शिष्य थियोफ्रास्टस, ये संग मैंने बताया, ये थियोफ्रास्टस अरस्तु के शिष्य हैं। 371 से 287 ईसा पूर्व ने अपनी पुस्तकों हिस्टोरिया प्लांटेरम तथा ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, हिस्टोरिया प्लांटेरम और ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स में वनस्पतियों को उनके आकार, स्थानिकता, प्रजनन के प्रकार एवं व्यवहारिक उपयोग के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और उनके जनक के बारे में, ठीक है। उनके जनक किसे माना जाता है ये हम देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक है अरस्तु, ठीक है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के भी जनक है कौन, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक है थियोफ्रास्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक है लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक है रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, ठीक है। रुधिर परिसंचरण, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, क्या आप बता सकते हैं? एडवर्ड जेनर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर ये क्योंकि कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर द्वारा एडवर्ड जेनर ने खोज की गई थी वो बताइए, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे इनके जनक है। कोशिका विज्ञान यानी सीटोलॉजी या साइटोलॉजी से कह सकते हैं रॉबर्ट हुक इनके जनक है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज इनके जनक है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी में एंटन डी बेरी इनके जनक है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक है स्टीफन हेल्स। ये आपको इसलिए याद रखना क्योंकि ये
क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, बताइए इसमें से कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपने कई सारे एग्जाम्स में देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये पढ़ना हमें बहुत जरूरी है और याद रखना भी बहुत जरूरी है। आप इसे 2-4 बार इस ये जो लिस्ट है उसको दोहराएंगे, या आप लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन में। ये सारी चीज़ें आप बार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, इसमें इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे भारतीय टीम के मतलब भारतीय ओडीआई टीम कप्तान कौन है, जैसे विराट कोहली, हमको पता है क्योंकि बार बार हम देखते हैं ये कप्तान है, फिर ये मतलब ये टीम यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, इस प्रकार से ये हम बार बार उसे देखते हैं और बार बार हमारे माइंड में चलती, बार बार हम उसे देखते हैं तो आसानी से हमें याद रह जाता है। इसी प्रकार इससे भी आपको याद रखना है कि ये जो लिस्ट है उसको आप फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को लिख लें, उसको बार बार रिवाइज करें तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी के जनक है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रास्टस, और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक है कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है, याद रखिए। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर, ये इनके जनक है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के जनक है कैरोलस लीनियस। इसके भी जनक है कैरोलस लीनियस, और ये 2 चीज के जनक है आधुनिक वनस्पति विज्ञान। अंतःस्राव विज्ञान यानी एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस अल्वा एडिसन इसके जनक है। अनुवांशिकी जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने अनुवांशिकी सिद्धांत दिए है वो इसके जनक है। आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स, इसके जनक है टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पेलियोबॉटनी, इसके जनक है बीरबल साहनी। ठीक है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके जनक है पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान फिकोलॉजी के जनक है विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फिकोलॉजी M.O.P. आयंगर इनके जनक है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक है रामदेव मिश्रा जी है। ठीक है, रामदेव बाबा जी यहाँ पे रामदेव मिश्रा जी है। ठीक है, वो आपको याद रहे कि मैंने यहाँ उनका नाम लिया था, इसलिए यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ मैंने ऐड किया। रामदेव मिश्रा जी है इनके जनक। ठीक है, रामदेव बाबा से आपको याद आएगा रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस हिप्पोक्रेट्स इसके जनक है, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, जीवाश्मिकी यानी इनके इंग्लिश में से बोलेंगे पैलियोंटोलॉजी, इसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, अजीब सा लग रहा है मुझे, मैं आप प्रोनाउंसिएट कर नहीं पा रहा हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से, स्पेलिंग कर रहेगा। ठीक है, इसके जनक है लियोनार्डो दा विंची। बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं, ये इनके जनक है जीवाश्मिकी के। ठीक है, जीवाश्मिकी। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी, इनके जनक है एंटनी वॉन लुएनहॉग सूक्ष्मदर्शिकी। ठीक है, जीन चिकित्सा जीन थेरेपी, इनके जनक है एंडरसन, आप याद रख सकते हैं जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन। ठीक है, ये आप उससे याद रख सकते हैं, जीन चिकित्सा के जनक है एंडरसन। ये जेम्स एंडरसन नहीं है, ये अलग एंडरसन है, ये हाँ मैंने याद रखने के लिए आपको बताया, जीन चिकित्सक के जनक है एंडरसन। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हम देख लेते हैं। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन इसमें किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन इसमें करेंगे। डेंड्रोलॉजी में अध्ययन करेंगे वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, इसका अध्ययन करेंगे, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन होता है इसमें इकोनॉमिक बॉटनी में। फ्लोरिकल्चर में सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। ठीक है, संवर्धन और अध्ययन होता है किसका, सजावटी पुष्पों का, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। जेनेटिक्स के अंतर्गत होता है अनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन। हेरिडिटी, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन होता है, हेरिडिटी। ठीक है, पैतृक लक्षण होते हैं उनका संतति में पहुंचने का अध्ययन होता है इसमें। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन होता है इसमें हिस्टोलॉजी में। ठीक है, ऊतक समझते हैं आप, यहाँ पे कोशिकाएं से फिर बनेंगे ऊतक, इस प्रकार से ऊतकों का अध्ययन है। ऊतकों से फिर आगे बनते हैं अंग, फिर अंग तंत्र, फिर आगे ये प्रक्रिया चलेगी।
प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादपों की आकारीय संरचना, इसमें इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी में। माइकोलॉजी, कवकों फफूंद का अध्ययन इसमें होता है। पैलियोबॉटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन इसमें होता है। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन इसमें होता है। फार्मेकोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन इसमें होता है। फिजियोलॉजी में होता है विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन, विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन इसमें होगा। एग्रोनॉमी में होगा फसली पादपों का अध्ययन, फसली पादप जो रहते हैं उसका अध्ययन यहाँ पे होगा एग्रोनॉमी में। हॉर्टिकल्चर फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन इसमें होता है। हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जियों, उद्यान पादपों का संवर्धन और अध्ययन। टिश्यू कल्चर, कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन इसमें होता है। ऊतकों का संवर्धन होता है कृत्रिम विधि में, टिश्यू कल्चर। ठीक है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में हम देख लेते हैं। एनाटॉमी में क्या होता है? शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना। ठीक है, इसमें इसका अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इकोलॉजी में होता है, यहाँ पे इकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी, इसमें क्या चीज पढ़ी जाती है? अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन इसमें होगा। एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंजाइम्स मतलब होता है उत्प्रेरक, और एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरकों का अध्ययन इसमें होगा। एंटोमोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन इसमें होता है। हीमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन इसमें होता है। हर्पेटोलॉजी, इसमें उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन इसमें होता है। मैमेलोलॉजी फनी नाम है, मैमेलोलॉजी स्तनधारी का अध्ययन इसमें होगा। ठीक है, मैमल्स, स्तनधारी का अध्ययन इसमें होगा। और माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन इसमें होगा। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन इसमें होता है। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन इसमें होगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होगा। और पैथोलॉजी में रोग की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन इसमें होगा। रेडियोलॉजी, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन इसमें होगा। और टैक्सोनॉमी ये वाला, ठीक है, टैक्सोनॉमी में जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन इसमें होगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में और वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, और यहाँ पे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं और उनके जनक के बारे में हमने देखा, और इनकी शाखाओं में क्या क्या हम अध्ययन करते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और ये वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के बारे में हमने देखा, और यहाँ पे जंतु विज्ञान और जो ये जो है पादप विज्ञान उससे संबंधित सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद हमने ये देखा था बायोस लोगोस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से, और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुए। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।